पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है, देखो चैप्टर 1 में है क्या, चैप्टर 1 में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स से रिलेटेड कितने ब्रांचेज हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड सोसाइटी, और क्या क्या नए चीज़ें हैं, मॉडर्न फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है, साइंटिफिक लॉज, थ्योरी, साइंटिफिक मेथड, ये सब आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम फिजिक्स से कि व्हाट इज़ फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं, 2-3 डिफिनेशन दे सकते हैं या 2-3 मतलब बता सकते हैं। इससे सबसे पहले सिंपल सा मतलब है कि फिजिक्स इज़ फंडामेंटल साइंस। ठीक है, फिजिक्स इज़ फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स इज़ फंडामेंटल साइंस ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो हम अभी खड़ा है या मान लो अभी पढ़ा रहे हैं या मार्कर हाथ में है, तो इन सभी पे क्या एक्ट करता होता है, हमारा फिजिक्स एक्ट करता होता है। जैसे हम अभी खड़ा है तो क्यों खड़ा है भाई, हम पे ग्रेविटेशन लग रहा है, या मान लो अर्थ अपने पुलिंग फोर्स जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, उससे हमको क्या कर रहा है, नीचे खींच के रखा है। पृथ्वी चक्कर लगा रही है सन का, या मून सॉरी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो ये सब क्यों है, फिजिक्स के कारण। मान लो जो लाइट्स जल रहे हैं वो क्यों है, फिजिक्स के कारण। फिजिक्स को क्या किया हम, यूज़ किए हैं ताकि हम क्या कर सकें, टेक्नोलॉजी बना सके। ये कैमरा है या मोबाइल फ़ोन है जिसपे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब किसके कारण है, फिजिक्स के कारण। क्योंकि लेंसेज है, तो लेंसेज कहाँ पढ़ना है हमको, या कैसे हम लोग लेंसेज के बारे में जानते हैं, फिजिक्स के कारण जानते हैं। ठीक है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि फिजिक्स में बाकी सारे सब्जेक्ट कैसे रिलेटेड हैं, जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री कैसे रिलेटेड है, बायोलॉजी कैसे रिलेटेड है फिजिक्स से। ठीक है, और फिजिक्स में फील्ड्स क्या है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सभी चीज़ के बारे में हल्का हल्का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में सबसे पहले हम चीज़ ये होता है कि फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल साइंस। सेकेंड चीज़ हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मास एंड एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं मास और एनर्जी के बारे में, और कैसे हम मास को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, E=mc² होता है, इसके बारे में तो पढ़ा होगा। आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ, ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया हुआ इक्वेशन है। 2 हो गया हमारे पास फिजिक्स का डिफिनेशन। तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एक ऐसा साइंस है जो हमारा मटेरियल यूनिवर्स का करेक्ट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट देता है हमको। ठीक है, या बताता है करेक्ट और प्रिसाइज बारे में हमको क्या करता है, बताता है कि कैसा हमारा जो यूनिवर्स है वो घूम रहा है, या मान लो कि 2 गैलेक्सीज के बीच में कितना डिस्टेंस है, अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, लाइट कितने तेज़ से ट्रैवल करता है ना। हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, उन मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में हम तो जानते हैं, आप भी जानते ही होंगे। तो 3 चीज़ें पढ़ी हमने फिजिक्स के बारे में कि फर्स्ट था हमारा, ये था हमारा फिजिक्स के बारे में, इट इज़ द फंडामेंटल साइंस। Second, it is the branch of science in which we deal with the study of mass and energy and their interconversion. तो लिख देते हैं भाई, it is the branch of science which deals with the study of mass and energy, and their interconversion. थर्ड हमने क्या बोला, थर्ड हमने बोला कि it is a science which gives us the correct and precise description of the material universe. ठीक है, it is the science which deals with correct and precise description
इथीरियल यूनिवर्स। ठीक है, तो 3 हमने डेफिनेशन देख ली यहाँ पे सिंपल से सिर्फ फिजिक्स के। ठीक है, 3 है हमारे पास, सॉरी 1 2 4 क्यों लगा दिया, 3 है ना, 1 2 और 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, एक सवाल एक और आता है कि साइंस क्या होता है। साइंस तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पर अधिकतर जगह बताया ही नहीं जाता कि साइंस होता क्या है, तो ये भी जान लेते हैं। ठीक है, साइंस का मतलब होता है टू नो। ठीक है, साइंस का मतलब होता है क्या, टू नो। ये एक ग्रीक या लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक या एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है या जो है, सॉरी, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड से आया है जो क्या है, साइंटिया। ठीक है, साइंटिया, साइंटिया का मतलब क्या होता है, टू नो या टू गेन नॉलेज। हिंदी में बताते हैं, तो हिंदी में साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, तो इसको अगर काट दे तो वी अलग हो जाएगा, वी मतलब विश्व। ठीक है, और ज्ञान का मतलब जानते हैं लोग, नॉलेज। तो अगर हम इस यूनिवर्स में या इस यूनिवर्स का जो हम नॉलेज लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है, या हाउ इट फंक्शंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञान, या इसको क्या बोलते हैं, साइंस। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर होंगी यहाँ से। उसके बाद देखो हम फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, क्योंकि जो फिजिक्स का स्टडी था ना वो बहुत वास्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि देखो जो न्यूटोनियन फिजिक्स थे या जो हम बोलते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स थे, ठीक है, वो अच्छी खासी अपने हाइट तक पहुंच चुका था, जहाँ पे लगा हम लोगों को कि अब हम फिजिक्स में और कुछ नया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर मॉडर्न फिजिक्स आई 1890 के बाद, जिसने क्या किया, क्लासिकल फिजिक्स को या न्यूटोनियन फिजिक्स को क्या कर दिया, पूरे तरीके से हटा दिया। हटा नहीं दिया, वो है अभी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 11 में, पर मॉलिक्यूल्स के बारे में या एटम्स के बारे में वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता। जैसे हमारा जो फोर्सेस दो, या जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस दो बॉडी के बीच में लगता है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के बीच में लगता है, क्या हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते उसको। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं वो कुछ अलग तरीके से एक्ट करती हैं, जैसा हमारे मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ करती हैं। ठीक है, तो डिफरेंस होता है बहुत सारा। जो रदरफोर्ड का मॉडल था, या मान लो कि जो जे थॉमसन का मॉडल था, वो इसी कारण फेल हो गया था, क्योंकि जे थॉमसन ने क्या किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स वाले फोर्सेस या जो लॉज ऑफ मोशन है वो लगा दिया था। तो ये दिक्कत था वहाँ पे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चेक कर लेते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं। तो बन रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमारे पास 2 हैं, क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड में हमारा है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स प्रायर टू 1890, यानी 1890 से पहले के फेज में जितना भी हम चीज़ कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं, उसको हम किस में डालते हैं, हम डालते हैं उसको क्लासिकल फिजिक्स में, या इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमको क्लास 11 में पूरे डीप हाँ बोल सकते हैं, डीप तरीके से पढ़ना है, अच्छा तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास जो 1890 के बाद है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे आफ्टर 1890 जो फिजिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स प्रायर टू 1890 में, फिजिक्स आफ्टर 1890 गाइस, मॉडर्न फिजिक्स, एंड दिस इज क्लासिकल फिजिक्स। तो देखो क्लासिकल फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें थी जो हमको पढ़ना है, या क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बोले हैं कि क्लास 11 में हमको बहुत अच्छा तरीके से डील करना है। थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। देखो क्लासिकल फिजिक्स तो जानते ही हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, हमारा ये न्यूटोनियन लॉज है, ये न्यूटन्स के लॉज है, लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है। तो उस समय जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स दे देता था। पर जैसे जैसे नया डिस्कवरीज आई 1890 के बाद, जैसे रोएंटजन, ठीक है, रोएंटजन ने 1895 में, ठीक है, 1895 में विलियम रोएंटजन है या रोएंटजन, लास्ट का वर्ड कंफर्म है,
जिन्होंने क्या दिया था, एक्सरेज का एक्सरेज का क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आए थे कुछ इसके कुछ हफ्तों के बाद ही हेनरी बक्वेरल आए थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। ठीक है, हेनरी बक्वेरल आए थे जिन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। उसके बाद हमारे पास 1897 में आए थे, 1897 में आए थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, फिर 1901 या 1901 में हमारे पास आए थे, 1901 में हमारे पास आए थे मैक्स प्लैंक, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, क्वांटम थ्योरी दिया था, क्वांटम थ्योरी दिया था। फिर 1905 में हमारे पास आए थे आइंस्टाइन, जिन्होंने रिलेटिविटी के बारे में हमको बताया था। ठीक है, तो देखो जितना भी चीज़ हम पढ़ेंगे, जैसे एक्स रेज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वो सब हमारा मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। और बाकी जो हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, हीट को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वर्क में, ये सब हमारा किस में आएगा, क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या आएगा, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन, क्वांटम थ्योरी, रिलेटिविटी, ठीक है, या जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स है। ठीक है, जैसे नेब्यूला क्या होता है, गैलेक्सीज क्या होती हैं, ठीक है, दो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और वो मॉडर्न मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियस क्या है, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, सारे चीज़ मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इतना चीज़ क्लियर होना चाहिए यहाँ से कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है। सिंपल सा चीज़ है, क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, 1890 का पहले जो फिजिक्स था, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दे देता था। और हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स क्या होगा, जो 1890 के बाद आया है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देता है या अच्छे तरीके से हमको बताता है। जैसे 1995 में एक्स रेज, 1897 इलेक्ट्रॉन, 1901 क्वांटम थ्योरी, 1905 रिलेटिविटी। उसके बाद हमको पढ़ना है कुछ साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है हमको, कुछ साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशंस हमारे पास होगा जैसे साइंटिफिक लॉ क्या होता है, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, साइंटिफिक मॉडल क्या होता है और साइंटिफिक मेथड क्या होता है। ठीक है, तो देखो साइंटिफिक लॉ क्या होता है देख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ में साइंटिफिक लॉ। ठीक है, तो पॉलिटिकल लॉज या जो हमारे संविधान में लिखे गए लॉज से फिजिक्स के लॉज अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं देखते हैं। देखो फिजिक्स के जो लॉज होता है ना, वो नेचर का बिहेवियर बताता है कि हाउ नेचर बिहेव्स। जैसे मान लो कि हमारे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर को अगर हम यहाँ इस हाइट से छोड़े तो वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, कि अगर दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ हैं, मान लो अर्थ है और ये दूसरा बॉडी हमारे पास मार्कर है, तो दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, F = G m1m2/r²। ठीक है, ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। जैसे मान लो कि हमारा एक बॉडी m1 या बॉडी A मान लो जिसका मास m1 है, ये हमारा मार्कर है। मान लो कि ये बॉडी हमारा क्या है, मार्कर है, लिख देते हैं साइड में मार्कर। ठीक है, और ये हमारा बॉडी m2 है। ठीक है, ये हमारा है अर्थ, जहाँ पर m1 is much smaller than m2। ठीक है, m1 is much smaller than m2, यानी कि हमारे पास क्या है, ये जो हमारा मार्कर का मास है वो क्या है, अर्थ के मास से बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बॉडी भी है जो क्या है, अर्थ है। ठीक है, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर हम नापें तो मान जाते हैं कि r है। ठीक है, मान जाते हैं कि हमारे पास r है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो क्या होगा, F = Gm1m2/r²। और कौन से बॉडी की तरफ मूव करेगा, तो भाई जिस बॉडी का मास ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या कर लेगा, ऐसे बॉडी को अपनी तरफ खींच लेगा जिसका मास कम है। तो यहाँ पे मार्कर का मास क्या है, m1, जो कि मच स्मॉलर दैन m2 है ना। तो क्या होगा, हमारा मार्कर जो होगा वो अर्थ की तरफ खींच जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
ये एक लॉ है, दिस इज हाउ नेचर बिहेव्स। अगर हम पूछे कि क्यों ऐसा बिहेव करता है, ऐसा क्यों क्यों ऐसा होता है ना, तो इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग या कोई एक्सप्लेनेशन हम अच्छे तरीके से नहीं दे सकते हैं। हम सिंपल सा बोलते हैं कि क्या है, दिस इज हाउ नेचर बिहेव्स, ठीक है, ऐसे नेचर बिहेव करता है। जितने भी हम लॉज पढ़ते हैं जैसे लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो वो तो हमारा का आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क करता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ लॉ के बारे में समझिए कि लॉ क्या होता है, विच इज़ गवर्न बाय नेचर, ठीक है। जो नेचर कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ। तो लिख देते हैं भाई लॉ की, लॉ क्या होता है। लॉ इज अ जनरल स्टेटमेंट विच स्टेट्स हाउ नेचर बिहेव्स। लॉ इज अ जनरल स्टेटमेंट विच स्टेट्स दैट हाउ नेचर बिहेव्स। लिख देते हैं भाई लॉ law is a general statement which states that how nature behaves. Law is a general statement which states that how nature behaves. तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, इसका एग्जांपल में हम लिख देते हैं जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया था, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, बॉयंसी के बारे में, ठीक है, कि फ्लोटेशन के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन के चैप्टर में ही आता है। तो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम देखें, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप समझिए कि लॉ की तरह होता है, ठीक है, बट वो कभी कभी काम करता है और कभी कभी काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे हर एक फिनोमेना पे या हर एक जगह उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई करें तो वो पूरे तरीके से वैलिड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल लिखेंगे नहीं, सिंपल बता देते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, साइंटिफिक लॉ की तरह होता है, पर वो हर एक तरीके के फिनोमेना पे एक्ट नहीं करता है। कहीं कहीं वो कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करने में फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है, सिंपल समझिए प्रिंसिपल को। उसके बाद हम आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी क्या होता है, व्हाट इज़ थ्योरी, देखते हैं कि व्हाट इज़ थ्योरी। साइंटिफिक लॉ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार डिवाइंड करके देख सकते हैं कि व्हाट इज़ साइंटिफिक लॉ। देखो ये चैप्टर में कहीं भी सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं या स्कूल के एग्जामिनेशन हैं, ठीक है, उसमें कहीं भी कभी भी इस चैप्टर से कहीं भी सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो पढ़ क्यों रहे हैं सर, जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। साइंटिफिक लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना। मान लो हम पढ़ रहे हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बॉडी पे एक्ट करता है, उसके बीच का डिस्टेंस है ये, पर लॉ होता क्या है यही नॉलेज नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि हमको नॉलेज हो जाए कि व्हाट इज़ साइंटिफिक लॉ, व्हाट इज़ साइंटिफिक थ्योरी। जैसे हम थ्योरीज के बारे में तो बहुत सारे पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एटॉमिक थ्योरी बहुत सारा था, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, बहुत सारे मॉडल थे। तो वो था क्या, ठीक है, वो थ्योरी होता क्या है, तो देख देते हैं भाई थ्योरी। देखो थ्योरी और लॉ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। देखो थ्योरी होता है किसी नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो थॉट बनाएं उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी। जैसे मान लो कि हम जे थॉमसन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, जे थॉमसन की, जिन्होंने क्या किया था, एक जे थॉमसन जिन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो जे थॉमसन ने क्या किया था, ऐसा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था इन्होंने, और वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही किया था। तो इन्होंने एक मॉडल दिया था या थ्योरी दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था, जिसमें क्या उन्होंने बताया था कि जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें
इम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा पूरे से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है उसके बीच में इम्बेडेड होते हैं। तो ये कहाँ से उनको पता चला था, ये कहाँ से वो एक थॉट बनाए थे, ये सिर्फ एक थॉट था, ऐसा रियली में नहीं होता है। इसको लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते थे। तो जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें गैसेस को चेंज करके देखे थे, फिर भी हमारा ये फंडामेंटल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन आ ही रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स का जो मटेरियल था वो भी बदल के देखे, फिर भी हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था। तो उन्होंने समझ लिया कि भाई ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो सभी मैटर के अंदर होता है या सभी एलिमेंट्स कंपाउंड्स के अंदर होता है। तो ये क्या था, सिर्फ थॉट था किसी ग्रेट माइंड का, है ना, जिन्होंने क्या किया, सिर्फ डिस्क्राइब किया अपने वे से कि जो फिनोमेना हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। तो थ्योरी जस्ट स्पेक्यूलेशन मतलब जैसे थॉट है, सिर्फ एक थॉट है, ठीक है, जो गलत हो सकता है। जैसे इनका थ्योरी रदरफोर्ड ने गलत किया, रदरफोर्ड में कुछ बदलाव बोर ने लाए, है ना। तो थ्योरी इट इज अ थॉट ऑफ अ great mind to describe any natural phenomenon, ठीक है। इट इज़ अ थॉट ऑफ अ ग्रेट माइंड टू डिस्क्राइब इन नेचुरल फिनोमिनन, जैसे जे थॉमसन का हमारा एटॉमिक मॉडल था वो, ठीक है। थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं मॉडल पे, ठीक है। साइंटिफिक मॉडल क्या होता है, बोर्ड तो गंदा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। हम एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक मॉडल के बाद देखेंगे हम लोग साइंटिफिक मेथड, ठीक है, कि एटॉमिक मॉडल के बाद साइंटिफिक मेथड क्या होता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। रिकॉर्ड हो रही है, 23 मिनट्स ऑलरेडी हो गए, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। तो साइंटिफिक मॉडल क्या होता है, तो मॉडल इसको लोग बोलते हैं साइंटिफिक मॉडल, ठीक है। तो जो भी हो रहा है, मान लो कोई नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, मान लो क्या है, कोई नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, तो उसका एक विजुअल पिक्चर जब हम बना लेते हैं ना दिमाग में, या मान लो कि पिक्चर ही बना लेते हैं, विजुअल पिक्चर बना लेते हैं, तो इसी को लोग क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी फिनोमेना, जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो जैसे ये हमारा क्या था, अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का क्या है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये सोर्स है, ठीक है। बीच में एक लेड का प्लेट लगाया गया था, या इसको बोले कि स्लिट लगाया गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स क्या कर सकते थे, पास कर सकते थे। फिर यहाँ एक डिटेक्टर लगाया गया था, जो कि ZnS यानी जिंक सल्फाइड का कोटिंग था। जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और एक यहाँ पे क्या किया था, गोल्ड फॉइल हमने लगा दिया था, ठीक है, गोल्ड फॉइल लगा दिया था। और ये पूरा जो अपैरेटस था वो कहाँ था, ये पूरा अपैरेटस था वो पूरे तरीके से वैक्यूम में था, ठीक है। तो सभी का कारण है कि लेड प्लेट क्यों लगाए हैं, गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज़ किए हैं, ठीक है। सबका क्या है, कुछ ना कुछ कारण है, ZnS क्यों किए हैं। तो ये एक सिंपल सा क्या है, मॉडल है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। यहाँ से क्या हुआ था, अल्फा पार्टिकल ट्रैवल करता था, तो कुछ 180 डिग्री पे पीछे भागते थे, कुछ मेजर डिफ्लेक्शंस दिखाते थे, ठीक है, कुछ क्या होते थे बिना डिफ्लेक्ट किए हुए चल जाते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा एक मॉडल है, साइंटिफिक मॉडल है। कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज़ द विजुअल पिक्चर ऑफ एनी नेचुरल फिनोमेना हाँ सही है, इट इज़ अ विजुअल पिक्चर ऑफ एनी नेचुरल फिनोमेना। क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज़ अ विजुअल पिक्चर ऑफ एनी नेचुरल फिनोमेना। इसको लिख भी देते हैं भाई, कहाँ लिखे हैं जगह, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर से। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, इट इज़ अ विजुअल पिक्चर ऑफ नेचुरल फिनोमेना, या एनी फिनोमेना, जरूरी नहीं कि नेचुरल हो, ठीक है। इट इज़ द visual picture of any
फिनोमिनन, ठीक है। जैसे हमको बताएं, हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ये एक छोटा सा मॉडल है, विजुअल पिक्चर है, मॉडल सिर्फ, है ना। जैसे हम लोग बचपन में बनाते होंगे मॉडल किस चीज़ का, जैसे खिलौने खरीदते हैं, मान लो बहुत बड़ा कार, हाँ कार का एक छोटा सा मॉडल स्केल ले लेते हैं, छोटा सा स्केल मॉडल ले लेते हैं, स्केल्ड मॉडल, ठीक है, जो उससे क्या है 16 टाइम्स छोटा है जो जनरल कार है उससे। या किसी घर का स्केल्ड मॉडल ले लेते हैं ना। तो मॉडल क्या है, सिर्फ एक विजुअल पिक्चर। वो कार क्या है, हमारा रियल कार का सिर्फ एक विजुअल पिक्चर है कि हाँ ये ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, साइंटिफिक मेथड देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। देखो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जब हम किसी नेचुरल फिनोमेना को, ठीक है, जब हम क्या करते हैं किसी नेचुरल फिनोमेना को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में स्टडी करता है, ठीक है। किसी नेचुरल फिनोमेना को या मतलब किसी फिनोमेनन को हम एक जब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं और जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए हम कुछ लॉजिकल रीजनिंग बनाते हैं, या जो पहले लॉजिकल रीजनिंग होता है उसको क्या करते हैं उस पर लगा देते हैं, तो वो हमारा जो मेथड होता है, जिस मेथड से हम उस ऑब्जर्वेशन को कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। जैसे मान लो कि हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एग्जाम्पल बताएं, तो देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था, हम गोल्ड फॉइल लिए थे। गोल्ड फॉइल क्यों लिए थे और बहुत थिन फॉइल क्यों लिए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि जो एटम्स का सिर्फ एक लेयर से हमको डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला है ना, एटम्स का क्या हो सिर्फ एक लेयर से डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिले। और गोल्ड ही क्यों यूज़ किए थे, क्योंकि गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, बहुत पतला पतला थिन शीट्स में फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम वैक्यूम ही क्यों किए थे, पूरा जो अपैरेटस था उसको हम पूरे वैक्यूम के अंदर क्यों किए थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं अगर वो एयर में उसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा कर वो सिर्फ 5 to 5 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर्स क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, उसके बाद वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। और अल्फा पार्टिकल होता क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली सिंपल सा चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हमने बनाया किसी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए और लॉजिकल रीजनिंग हमने दिया, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो टकरा कर सीधा 180 आ जा रहे थे, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ 97 पे हो रहे थे ना। तो इससे हमको क्या पता चला था कि जो जे थॉमसन ने मॉडल दिया कि पूरे एटम ही पॉजिटिव है और बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, तो वो क्या था, गलत था। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा एम्बेडेड होते हैं और पूरा तरीके से हमारा जो एटम था वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो जो हमको डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता, वो पूरा एकदम लार्ज डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता हर बार, है ना। हम ये भी देखे हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए पास कर गए। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो एटम है उसके अंदर क्या होता है, 19 जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, बहुत छोटे से स्पेस में कंसनट्रेटेड होता है और उसी के पास हमारा एटम का 99.9% मास होता है, बाकी जगह क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। बाकी एटम के अंदर जगह जो होता है क्या होता है, खाली होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इसी का आके थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग किया था बोर ने, है ना। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ठीक है, इट इज़ द स्टडी या इट इज़ अ मेथड इन विच वी स्टडी एनी फिनोमिना, लिख देते हैं, इट इज़ द मेथड in which we study any phenomenon in a controlled environment under logical reasonings,
ठीक है, सिंपल सी चीज़ था साइंटिफिक मेथड, जैसे हमने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में उसी से डिस्क्राइब कर दिया मॉडल भी, और साइंटिफिक मेथड के बारे में क्या कर दिया, उसी से डिस्क्राइब हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में जो स्कोप है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, आप जानते होंगे। फिजिक्स में देखो स्कोप है, अगर हम मान लो कि फील्ड्स चुनना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे मान लो हमारे पास बायोलॉजिकल फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है ना, मटेरियल साइंस है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अगर हम फिजिक्स लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं आगे जाकर लाइफ में। जैसे देखो फिजिक्स है ना जो अमेजिंग है, जैसे मान लो कि हमारे पास स्विट्ज़रलैंड में जो सर्न है, CERN, अगर आपको नहीं पता है तो एक बहुत ही बड़ा क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बनाया है हमारे पास बहुत ही बड़ा एक कोलाइडर, पार्टिकल कोलाइडर, हेड्रॉन कोलाइडर बनाया है ना। वो 26 किलोमीटर्स लंबा है, जिसमें क्या कर सकते हैं दो पार्टिकल्स को बहुत तेज़ी एक्सेलरेट करा सकते हैं और उन दोनों को क्या करा सकते हैं, टकरा सकते हैं। टकराने पे क्या होगा, वो एक्सप्लोड करेंगे। ठीक है, और एक्सप्लोड करने के बाद उनके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा, या मान लो वो जिस पार्टिकल से वो बने होंगे, वो क्या होंगे, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और हम उनका फिनोमिनन या उनका नेचर को देख सकते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ है फिजिक्स के अंदर। या एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स तो और भी ज़्यादा अमेजिंग है, जैसे अभी भेजा गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में भेजा गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आज तक जिन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, आज ऑब्जर्व कर सकते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। तो वो सब कैसे बना है, ठीक है, वो सब हम क्या किए हैं, फिजिक्स के लॉज को या फिजिक्स के इक्वेशंस को यूज़ करके, सिंपल से बोल कि फिजिक्स को यूज़ करके हम क्या किए हैं, उसको बनाए हैं। ठीक है, फिजिक्स अगर ना होता तो वो ना बन पाता। उसके बाद हम बात करें स्कोप और एक्साइटमेंट की, तो बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट की बात ही हम कर रहे हैं। जैसे ये बहुत सारे सवालों का जवाब दे देता है, जैसे स्काई ब्लू क्यों है, ठीक है, सनसेट के समय हमारा स्काई रेड ही क्यों होता है, समुद्र नीला क्यों है ना, अर्थ सन के अराउंड घूमता ही क्यों है, मून अर्थ के अराउंड घूमता ही क्यों है। ठीक है, सन का जो हीट है वो अर्थ तक कैसे पहुंच रहा है, बहुत सारे सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे तो बात करते ही रह जाएंगे। तो इस वीडियो को हम क्या करते हैं, यहीं पे बंद करते हैं, रैप करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चलिए इतना था, और आगे आने वाले वीडियो में हो सके तो कुछ और इसमें हम ऐड करके बनाएंगे। ठीक है।